हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयूर सिंह और आपका स्वागत है लेट्स स्टडी इंडिया पे। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पार्ट ए की पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज से हम शुरू करने वाले हैं और आज की इस यूनिट में हम देखेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, साथ ही साथ हम स्टडी करने वाले हैं कूलम्स लॉ की एंड हम जानेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर को। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को स्टडी करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। सो सिंपली फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो स्टैटिक चार्जेस की स्टडी करता हो। स्टैटिक चार्जेस कहने का क्या मतलब हो गया कि ऐसे चार्जेस जो कि रेस्ट पे होते हैं उनकी ही स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। दैट मीन्स कि चार्जेस जो रेस्ट पे हैं उनके बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, पोटेंशियल कैसा है और बाकी सारी चीज़ों को ही स्टडी करते हैं। दैट इज सिर्फ और सिर्फ वैसे चार्जेस जो रेस्ट में होते हैं, तभी उस केस में हम क्या बोलते हैं कि ऐसी फिजिक्स की स्टडी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है या इन्हें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। तो सिंपली ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दैट मीन्स कि यहीं से अब हमें समझ में आ गया कि हम ऐसे ही चार्जेस को स्टडी करने वाले हैं जो कि रेस्ट में हैं। अब चार्जेस की बात आई है तो अब हम टाइप्स ऑफ चार्जेस को स्टडी कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कैसे जाना गया कि दो तरीके के चार्जेस होते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। तो सिंपली बताया गया कि दो तरीके के चार्जेस हमारे पास होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, एक होते हैं नेगेटिव चार्जेस। अब कैसे पता किया गया कि दो ही चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव? तो इन्हें एक एक्सपेरिमेंट करके पता किया गया। अब एक्सपेरिमेंट क्या है उसको देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो ग्लास रॉड है, हमने दो ग्लास की रॉड्स को ले लिया। इन दो ग्लास रॉड्स को हमने सिल्क के क्लॉथ से रब कर दिया। तो क्या किया, सिल्क का क्लॉथ लिया और इस सिल्क के क्लॉथ से इन दोनों ही रॉड्स को रब कर दिया। अब जब रब किया उसके बाद जब इन दोनों रॉड्स को पास में लेके आया गया तो देखा गया कि ये दोनों ही रॉड्स जो है एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। दैट मीन्स कि एक दूसरे पे एक तरीके का रिपल्सिव फोर्स लगा रही थी, दोनों एक दूसरे से दूर जा रही थी। दैट मीन्स कि वहां पे एक रिपल्शन एग्जिस्ट कर रहा था। कब? जब दोनों ही ग्लास की रॉड्स को, ये भी ग्लास की रॉड थी और ये भी ग्लास की रॉड्स थी, तब दोनों ही ग्लास की रॉड्स को पास में लाया गया आफ्टर रबिंग तो दोनों रिपल्सिव थी, दोनों रिपेल कर रही थी एक दूसरे को। इसके बाद एक और केस लिया गया, यहाँ पे दो रबर की रॉड्स ली गई। हार्ड रबर जो होता है उनकी रॉड को लिया गया, दो रबर की रॉड को लिया गया, इबोनाइट रॉड भी कह सकते हैं। तो इबोनाइट रॉड की बात कर लें या रबर रॉड की बात कर लें तो इनको रब किया गया फर से। जब फर से रब किया गया दैट मीन्स कि कैट्स वगैरह की फर लिया गया और उनसे जब इन रॉड्स को रब किया गया उसके बाद जब इन दोनों को पास लाया गया तो यहां भी देखा गया कि ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो पहला केस तो ये कि यहाँ पे भी रिपल्शन देखने को मिला, दूसरा केस ये कि यहाँ पे भी रिपल्शन देखने को मिला। अब तीसरी बार क्या किया गया कि एक ये वाली रॉड को लिया गया, दैट मीन्स कि ग्लास रॉड जिन्हें सिल्क क्लॉथ से रब किया गया था और एक रबर की रॉड जिन्हें फर से रब किया गया था। जब एक इस रॉड को और इस रॉड को जब पास लाया गया तो देखा गया कि यहाँ पे रिपल्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि ये दोनों ही रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए। तो यहां से कुछ कंक्लूजन्स निकाले गए। इस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए कुछ कंक्लूजन निकाला गया और पहला बात बोला गया कि जब कभी भी रॉड्स को रब किया जाएगा, जब भी रॉड्स को रब किया जाएगा तो ये चार्जेस अक्वायर कर लेंगे, ये चार्जेस अक्वायर कर लेंगे। आफ्टर रबिंग द रॉड्स दे विल अक्वायर सम चार्जेस। ये पहले कंक्लूजन निकाला गया। दूसरा कंक्लूजन ये बोला गया कि जो ग्लास रॉड पे चार्ज अपीयर हो रहा है वो और जो रबर रॉड पे चार्ज अपीयर हो रहा है ये दोनों ही चार्जेस डिफरेंट हैं। अब कैसे डिफरेंट है ये कैसे बोला गया? क्योंकि जब यहाँ पे दो रॉड्स को पास में लाया गया तो ये दोनों ने रिपल्शन दिखाया, जब इन दोनों रॉड को पास में लाया तो ये भी रिपल्शन दिखा रहे थे। बट जब यहाँ इस वाले रॉड को और इस वाले रॉड को जब पास लाए तो ये आपस में अट्रैक्ट हो गए। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये बन गया कि अगर यहाँ के चार्जेस और यहाँ के चार्जेस सेम होते तब तो जब हम इन दोनों को भी पास लाते तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन होता।
सॉरी, यहाँ पे भी रिपल्शन होता, बट यहाँ पे क्या देखा गया, यहाँ पे अट्रैक्शन देखा गया। दैट मीन्स कि जो यहाँ के चार्जेस हैं और जो यहाँ के चार्जेस हैं दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। और यहीं से ये बात बोल दिया गया कि दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, तो जो भी चार्जेस ग्लास रॉड पे आते हैं सिल्क को रब करने से, इनको एक जस्ट विदाउट कोई ओरिजिन ऐसे ही बोल दिया गया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। और इसी तरीके से दो टाइप्स के चार्जेस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। साथ ही साथ एक बात ये भी बोली गई कि एक बात हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलती है कि जो लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये आपस में रिपेल किए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थे, इन दोनों ने भी रिपेल किए, तो लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस, जब यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव था तो अट्रैक्शन हुआ, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। इतनी बात देखी गई और इस तरीके से चार्जेस को बताया गया। अब जाके हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए ये बोला गया कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे देख रहे हैं कि कितने चार्जेस प्रेजेंट है उस ऑब्जेक्ट पे, तो बोला गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होंगे वो हमेशा ही इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ई के बराबर होंगे। अब ये चार्ज ई क्या है, चार्ज ई जो होती है वो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की, और इन्हीं को एलिमेंट्री चार्ज भी बोला जाता है, और इन्हीं चार्जेस को एलिमेंट्री चार्ज भी बोला जाता है। और ये कहा जाता है कि फिजिकली यूनिवर्स में कोई भी चार्ज जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो हमेशा ही एग्जिस्ट करेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस एलिमेंट्री चार्ज ई। तो कैसे बताया गया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अक्रॉस या कहीं भी यूनिवर्स में अगर हम बात कर रहे हैं चार्जेस की, तो टोटल चार्ज जो होगा वो हमेशा ही एन ई के बराबर होगा, और n जहाँ पे क्या होगा +-1 +-2 डैश डैश इस तरीके से वेरी करेंगे। तो ये होता है Q = NE क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे क्वांटाइजेशन की बात क्यों कही गई, क्योंकि n की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हमें एक बार Q की वैल्यू E मिल सकती है, 2e मिलेगी, 3e मिलेगी, या -e -2e, इस तरीके से अलग अलग डिस्क्रीट वैल्यूज हमें चार्जेस की मिलेंगी, ना कि कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज चार्जेस की मिलेंगी। और इसी को देखते हुए ये बोला गया कि जो भी फिजिकली यूनिवर्स में जो भी चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे वो क्या करेंगे, वो एग्जिस्ट करेंगे लाइक पैकेट्स के फॉर्म में, डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ना कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जहाँ पे E जो है वो एलिमेंट्री चार्ज है और E की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होती है। इस तरीके से इस चार्ज को बताया गया कि E की वैल्यू ये होगी, या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया कि Q जो होगा वो NE के बराबर होगा। ये हमेशा क्वांटाइज्ड होंगे, डिस्क्रीट पैकेट्स में कोई भी चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे यूनिवर्स में, या किसी भी ऑब्जेक्ट के अक्रॉस कोई भी चार्ज अगर प्रेजेंट है तो कितना चार्ज प्रेजेंट होगा वो हमेशा ही इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E के बराबर होंगे, जहाँ पे n वेरी करता रहेगा +-1 +-2 +-3 इस तरीके से। तो सिंपली चार्जेस जो है वो डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ना कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे यहीं पे देख सकते हैं Q पे अगर n की वैल्यू 1 रख दी तो E मिल गया। E क्या है, अगर n की वैल्यू 1 रखी दैट मीन्स कि प्रोटॉन की वैल्यू मिल गई, E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और वहीं अगर n की वैल्यू -1 रख दी तो Q = -E मिल जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा हमें, जब n = -1 रखेंगे, जो कि -1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर हो जाएगी। और इसी तरीके से सिंपली Q = NE, यही प्रॉपर्टी क्या होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होती है। तो सिंपली जब भी चार्जेस की बात करेंगे, Q की बात करते हैं, जहां भी Q बोल दें वो NE के बराबर ही होगा। जब भी हम Q बोलते हैं कि Q कोई चार्ज है तो वो NE के बराबर ही होगा। अब N कुछ भी हो सकता है वहां पे, और E इज द एलिमेंट्री चार्ज, और दैट मीन्स कि चार्जेस हमेशा क्वांटाइज्ड रहते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ना कि लाइक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की।
सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को स्टडी करने के लिए फिर से हम उसी वाले एक्सपेरिमेंट को देखेंगे जो कि हमने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था जब हम टाइप्स ऑफ चार्जेस के लिए कर रहे थे। तो वहां पे हमने क्या बात की थी कि हमने लिया था एक ग्लास रॉड और हमने बोला था कि इसे सिल्क के क्लॉथ से रब कर देंगे। सिल्क के क्लॉथ से रब किया तो ये सिल्क का क्लॉथ और ग्लास का एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया कि बन गया। आइसोलेटेड सिस्टम क्या? एक ऐसा सिस्टम जिससे चार्जेस ट्रांसफर नहीं हो रहे हो। तो एक सिल्क और ग्लास रॉड के बीच में एक सिस्टम बन गया और वो एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया जहाँ पे चार्जेस जो है वो पास नहीं कर रहे हैं, चार्जेस ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया था कि जब हम सिल्क को के क्लॉथ से ग्लास को रब कर रहे थे तो ग्लास के पास क्या हो जा रहे थे, कुछ चार्जेस अक्वायर कर ले रहा था ये ग्लास रॉड। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये बोला जाता है कि जैसे ही सिल्क के क्लॉथ से ग्लास रॉड को रब करते हैं तो पहले जब रब नहीं किया था उसके पहले चार्ज की न्यूट्रलिटी एग्जिस्ट कर रही थी और जब हमने रब कर दिया, रब करने के बाद ही तो रॉड ने चार्जेस अक्वायर किए थे। तो जैसे ही हमने रब कर दिया इस क्लॉथ से इस रॉड को तो ये न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। ये न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। डिस्टर्ब होने का ये मतलब हुआ कि इस पार्ट ने लाइक सिल्क क्लॉथ ने, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसने कुछ चार्जेस ग्लास रॉड को दे दिए और ग्लास रॉड ने कुछ चार्जेस सिल्क क्लॉथ को दे दिया। और इस तरीके से मान लेते हैं कि सिल्क क्लॉथ ने पॉजिटिव चार्जेस ग्लास रॉड को दे दिए और ग्लास रॉड ने सिल्क क्लॉथ को नेगेटिव चार्जेस दे दिए। तो क्या देखा यहाँ पे कि चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है एक सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे। चार्जेस का ट्रांसफर होना दैट मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट चार्जेस लूज कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट चार्जेस को गेन कर रहा है। दैट मीन्स कि चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है, ना कि चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं या डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो चार्जेस ना क्रिएट हुए ना डिस्ट्रॉय हुए, जबकि चार्जेस का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो चार्जेस और बढ़े नहीं ना चार्जेस कम हुए किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, और यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स कि कभी भी जब चार्जेस की बात करी जाती है तो चार्जेस कभी भी नए नहीं बनते हैं या डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते हैं। चार्जेस किसी भी सिस्टम में जितने पहले थे उतने ही रहते हैं, बस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे उनका ट्रांसफर हो जाता है। जस्ट सिंपल सी बात ये है और यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है। इसी तरीके से हम न्यूक्लियर रिएक्शन को भी स्टडी कर सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन जब भी एग्जिस्ट करता है तो रिएक्शन के पहले जितना चार्ज रहता है रिएक्शन के बाद भी उतने ही चार्ज रहते हैं। इसका मतलब क्या है, चार्जेस जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं। तो सिंपली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि चार्जेस ना क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कंजर्व होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं बट क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। और यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। अब बात करेंगे हम कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ क्या है, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी दो चार्जेस प्रेजेंट है, मान लिया कि Q1 और Q2 प्रेजेंट होता है, दो चार्जेस जब भी आप प्रेजेंट हैं और इनके बीच कुछ सेपरेशन R का है तो ये दोनों ही चार्जेस आपस में एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाएंगे। अब ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस ये एक कॉन्सेप्ट रखना है कि फोर्स जो है ये चार्जेस एक दूसरे पे लगाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स कुछ भी लगा सकते हैं। अब चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स तो लगाएंगे, ये तो बात हमको पता चल गई, पर कितना फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये नहीं पता था। तो फोर्स जो एक दूसरे पे चार्ज लगा रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यही बात हमें कूलम्स लॉ से पता चली। तो कूलम लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस प्रेजेंट हैं, एक Q1 और Q2 प्रेजेंट है, इनके बीच का सेपरेशन R है, देन ये दोनों आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस। तो Q1 का चार्ज Q1 एक चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है, इन दोनों का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज R स्क्वायर। R क्या है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लाइक उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो सिंपली फोर्स जो लग रहा है इन दोनों पे उसका मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। और यहीं से अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटा देते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाने के बाद हमें क्या मिल जाता है, F इज इक्वल्स टू K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मिल जाता है, जहां पे K क्या होता है, प्रपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, और इस K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होती है। तो सिंपली फोर्स जो एक दूसरे पे ये चार्ज लगा रहे हैं, फोर्स जो इनके बीच में लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड K, दैट मीन्स कि K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होती है। इतना ही होता है मैग्नीट्यूड, इतना ही फोर्स लगाता है एक चार्ज दूसरे चार्ज पे, और यही कूलम्स लॉ हो जाता है। दैट मैथमेटिकली व्हाट कूलम्स लॉ से, दैट फोर्स जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे एग्जिस्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम है। वहीं अगर हमें किसी अदर मीडियम की, लाइक फॉर वैक्यूम तो ये हो गया, ये क्या हो गया, फॉर फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात कर दी, बट अगर किसी मीडियम के लिए, फॉर एनी मीडियम की बात करें, अगर हम फॉर एनी मीडियम के केस में फोर्स की बात करें तो ये F जो हो जाता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है, जहाँ पे एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर हो जाता है। एप्सिलॉन नॉट तो पता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया या वैक्यूम हो गया, और एप्सिलॉन आर जो हो गया वो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम हो जाता है। तो इस तरीके से कूलम्स लॉ के फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है, कूलम्स लॉ में फोर्स जितना भी चार्ज दूसरे चार्ज पे एक्सर्ट कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड को इस तरीके से बताया जाता है। तो ये हो गया कूलम्स लॉ। अब आगे हम बात करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कि वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से कूलम्स लॉ को बताया जाता है। तो फोर्स क्यों वेक्टर फॉर्म की बात करी, क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे थे कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। अब फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स के मैग्नीट्यूड की तो बात कर दी कूलम्स लॉ में, बट उनका डायरेक्शन भी होगा, तो उसी के लिए वेक्टर फॉर्म का यूज कर रहे हैं कि वेक्टर फॉर्म में हम डायरेक्शन के साथ बता देते हैं कि किस तरीके से ये फोर्स लगाएंगे। तो दो चार्जेस है, एक Q1 है एक Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर Q1 से Q2 के बीच की डिस्टेंस देखी जाए, Q1 से Q2 के बीच की डिस्टेंस देखी जाए तो R12 हो जाएगी, बट Q2 से Q1 के बीच की डिस्टेंस देखी जाए, अगर इधर से इसके बीच की डिस्टेंस देखी जाए Q1 से Q2 की तो R12, Q2 से Q12 के बीच की डिस्टेंस देखी जाए तो वो R21 हो जाएगी। अब ये R12 और R21 बराबर होंगे, बट इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, तो यहीं से हम क्या बोल सकते हैं कि R12 माइनस ऑफ R21 के बराबर होती है। ये तो डिस्टेंस के टर्म में बात हो गई। अब यहाँ पे हमें बात करनी है फोर्स की। तो मान लेते हैं कि Q1 पे जो फोर्स लग रहा है, दो चार्जेस है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो एक चार्ज Q1 था एक चार्ज Q2 था, इनके बीच की डिस्टेंस R थी, R12 कह लीजिए या R21 कह लीजिए। अब Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा तो इसके फोर्स की डायरेक्शन हम ऐसे बोल देते हैं, Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा और Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा। तो इनका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे कि Q1 पे फोर्स 2 के वजह से, Q1 पे फोर्स 2 के वजह से F12 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 पे फोर्स लग रहा है 2 के वजह से, Q1 पे फोर्स लगा 2 के वजह से, तो Q1 से Q2 के बीच की डिस्टेंस R12 स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पे हमने F वेक्टर लिखा है, तो मैग्नीट्यूड ये, और डायरेक्शन के लिए यूनिट कैप का यूज करते हैं, तो R12 ये डायरेक्शन हो गई। तो पहले वाले चार्ज पे दूसरे वाले चार्ज के वजह से कितना फोर्स लगा वो इतना हो गया। अब बात करेंगे F21 की, कि दूसरे चार्ज पे लाइक ये F21 एंड F12, दूसरे चार्ज पे इस चार्ज के वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो ये भी क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दूसरे चार्ज पे, दैट मीन्स कि Q2 Q1 दूसरे चार्ज पे, तो दूसरे चार्ज से पहले तक की डिस्टेंस R21 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R21 कैप।
तो F12 दैट मीन्स कि पहले चार्ज पे दूसरे के वजह से कितना फोर्स, इसके बराबर, दूसरे चार्ज पे पहले की वजह से कितना फोर्स, इसके बराबर। अब दोनों का मैग्नीट्यूड देखें तो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट सिंस R12 माइनस R21 के बराबर होता है, इस वजह से क्या हो जाएगा कि F12 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F21, क्योंकि 2 1 पे इधर की तरफ फोर्स लगाया, 1 2 की तरफ इधर के तरफ फोर्स लगाया, तो मैग्नीट्यूड तो इनके सेम होंगे, माइनस लगाने का ये मतलब हो गया कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो हमेशा क्या होगा कि F12 विल बी इक्वल टू माइनस F, दैट इज इफ F acts upon Q2 then माइनस F will act on Q1। तो सिंपली डायरेक्शन बदल जा रही है, ऑपोजिट हो जा रही है, इसकी वजह से मैग्नीट्यूड तो सेम होगा पर डायरेक्शन बदल रही है, इसकी वजह से हमने लगा दिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमेशा इतना ही होगा, बट डायरेक्शन के टर्म्स में जब बात करने लग जाएंगे तो इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही अगर आर कैप को हटा देंगे तो आर कैप को हटा देंगे तो क्या बनेगा, एक बात और कर सकते हैं कि F12 क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी बात की, Q1 Q2 R12 स्क्वायर R12 कैप। अगर कैप को हटाया R कैप इज इक्वल्स टू क्या होता है, R वेक्टर अपॉन R होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का क्यूब और यहाँ पे R12 वेक्टर। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, ये भी क्या हो गया, इनका मैग्नीट्यूड हो गया। तो आर कैप की जगह हमने वेक्टर के टर्म में इस तरह लिख दिया, तो ये हो गया। तो सिंपली F12 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा, रिपल्सिव फोर्स भी होगा, तो किस तरीके से फोर्स एक दूसरे पे एक्ट कर रहे हैं। तो अगर Q1 Q2 सेम चार्जेस हैं, जब भी Q1 और Q2 सेम चार्जेस होंगे, दैट मीन्स कि अगर ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, या ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो रिपल्सिव फोर्स लगने लग गया तो ऑब्वियसली दोनों की डायरेक्शन बदल गई, तो F12 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F21। अब मान लिया कि एक चार्ज पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, या ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगने लग गया, तो जब अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तब भी यही वाली केस एग्जिस्ट कर रही है। तो इसीलिए बोला गया कि हर केस में चाहे फोर्स अट्रैक्टिव हो चाहे फोर्स रिपल्सिव हो, F12 हमेशा माइनस ऑफ F21 के बराबर होगी। और यही था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो नाउ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कूलम्स लॉ में हमें रिमेंबर करने चाहिए वो ये हैं, या कूलम्स लॉ कब कब वैलिड होगा अगर इसकी बात करें तो वो ये हो जाएगा कि कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ वही वैलिड है जब हम बात करें पॉइंट चार्जेस की, और दूसरी बात ये कि पॉइंट चार्जेस तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ ये क्या होने चाहिए, स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए, स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए। ये दोनों केस अगर होगा तभी हम बात कर सकते हैं कि कूलम्स लॉ यहीं पे वैलिड होगा, अदरवाइज कूलम्स लॉ की बात हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो हमने इन दो चार्जेस को लिया है, Q1 और Q2 को हम लेते हुए चल रहे हैं, या जब भी हम दो चार्जेस के बीच के इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पे ये दोनों ही चार्जेस क्या हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, साथ ही साथ स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं, तब वहां पे जाके हमने कूलम लॉ की बात करी है। अब पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, पॉइंट चार्जेस ऐसे हो गए कि मान लिया कि ये एक कोई भी बॉडी है, कोई भी चार्ज बॉडी है या सिंपली चार्ज है, और ये दूसरा चार्ज है, इनके बीच में कुछ सेपरेशन है आर का। अब इनका सेपरेशन अगर इस चार्ज के लीनियर लेंथ की बात करें, अगर ये कोई चार्ज बॉडी है, इस बॉडी का या इस चार्ज का लीनियर लेंथ अगर बहुत ही छोटा हो जाए एज कंपेयर टू दिस आर, जो सेपरेशन है उसके, देन उस केस में इस चार्ज को पॉइंट चार्ज बोला जाएगा। क्यों पॉइंट चार्ज बोला गया, क्योंकि ये जो भी चार्ज थी उसकी लीनियर लेंथ जो है वो बहुत ही छोटी अगर हो जाए, तो लीनियर लेंथ अगर बहुत ही छोटी हो जाएगी तो वो क्या हो गया, पॉइंट की तरह। तो इस वजह से चार्जेस को पॉइंट चार्ज बोला गया। क्यों, क्योंकि जो इनके बीच का सेपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा था और जो चार्जेस है वो बहुत ही छोटे थे। तो सिंस छोटे थे इस वजह से चार्जेस को पॉइंट चार्ज बोल दिया गया। तो कूलम्स लॉ कब वैलिड होगा, जब पॉइंट चार्जेस की बात करी जाएगी, साथ ही साथ वो जब स्टेशनरी होंगे तब क्या बोला जाएगा,
कि ये कूलम्स लॉ वहीं पे वैलिड है, या एक तरीके से ये इनकी लिमिटेशन भी कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ की ये लिमिटेशन हो जाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं या स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं। तो इतनी बातें थी आज की इस वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हमने ये देखा कि सबसे पहले ये कि चार्जेस क्या होते हैं या दो टाइप्स के चार्जेस क्या होते हैं, किस तरीके के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके चार्जेस को बताया गया। देन हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करी थी, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को स्टडी किया था, एंड आफ्टर दैट हमने कूलम लॉ को स्टडी किया एंड कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म को स्टडी किया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ नए टॉपिक्स की बात करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।